नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान के अंतर्गत नियंत्रण एवं समन्वय को पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग पिछली कक्षा में मनुष्य के मस्तिष्क के विभिन्न पार्ट के बारे में जाना और मस्तिष्क के कार्यों को विस्तृत रूप में जाना। बच्चों, ये मस्तिष्क जो कार्य करता है, मस्तिष्क में के 3 पार्ट को हम लोगों ने जाना था, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेडुला एक पार्ट पढ़े थे और मेडुला से का ही एक पार्ट लंबा होता है जो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के ब्रेन से होता हुआ और रीढ़ की हड्डी से होता शरीर के निचले भाग तक जाता है। बच्चों, हम लोग बहुत सारे कार्य जैसे पढ़ा, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया को अग्र मस्तिष्क कंट्रोल करता है, अनैच्छिक क्रिया को पश्च मस्तिष्क और मिड ब्रेन कंट्रोल करते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य शरीर में होते हैं जो सूचना कहने का मतलब है, अभिप्राय है कि उसको ब्रेन तक ना पहुंचा करके रास्ते में ही, कहने का मतलब कि कंट्रोल कर लिया जाता है। अब आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे विद्यालय है हम लोगों का, क्योंकि हम लोग विद्यालय से जुड़े हुए इसलिए विद्यालय का मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ कि क्या सारी सूचनाएं प्रिंसिपल तक जाती हैं? जो स्कूल की हेड हैं वो ही स्कूल की तो ब्रेन है। अगर क्लास टीचर के द्वारा वो सॉल्व कर लिया जाता है तो वहीं सॉल्व हो जाता है, बहुत सारी सूचनाएं वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है, क्योंकि बच्चा अगर क्लास में एक बदमाशी कर रहा है तो क्लास टीचर्स ही उसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में भी सारी सूचनाएं ब्रेन तक यानी प्रिंसिपल तक नहीं जाती हैं। कुछ कार्य क्लास टीचर के द्वारा या सब्जेक्ट टीचर के द्वारा भी कंट्रोल होते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में कुछ कार्य हैं जो अन्य ब्रेन के भाग से कंट्रोल होते हैं। बच्चों, कभी आप लोगों ने देखा है कि अगर हमारा हाथ कभी गर्म तवे पे पड़ गया या हम लोग सोए हुए हैं और कभी आप सोए हुए हैं और आपको तंग करने के लिए आपकी उंगली को कोई सोए में उठाने का आसान तरीका है कि गर्म पानी या चाय में वो आपकी उंगली डुबो दिया जाए और झट से आप उठ जाते हैं। तो ये जो गर्म पानी या गर्म तवे से जो हम हाथ हटाते हैं झटके के साथ, ये सूचना ब्रेन तक नहीं जाती है। तो ब्रेन तक सूचना नहीं जाती है तो ये कार्य कैसे करते हैं और ये कार्य कौन करता है, इसी को हम लोग समझते हैं अगले भाग में। बच्चों, यहाँ एक रिफ्लेक्स एक्शन है और एक रिफ्लेक्स एक्शन, 2 शब्द हैं। तो पहले समझते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन को। किसी उद्दीपन यानी स्टिमुली या रिएक्शन जिसको आप कहते हैं, रिएक्शन के प्रति तेज एवं अचानक की गई अनुक्रिया, रिस्पॉन्स, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। इसे मैं एक बार फिर से करती हूँ, कभी कभी इसका डेफिनीशन आता है, बहुत छोटा डेफिनीशन है। किसी उद्दीपन के प्रति तेज एवं अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना। अब बच्चों, ये जो हम हाथ हटा लेते हैं या पैर कांटे पे पड़ने पर शीशे कांच के टुकड़े पर हटा लेते हैं, तो ये तो क्रिया कहलाई कि हटा लिए, पर ये कार्य कैसे करते हैं? यानी कहीं से तो मैसेज जाता होगा कि नीचे कांच है या तवा गर्म है और दूसरी सूचना आती होगी कि हाथ हटा लें। तो ये जो सूचना जाना और हाथ हटाना, ये जो है इसे कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। तो चलिए अब प्रतिवर्ती चाप को देखते हैं। न्यूरॉन में आवेग का संचारण एक निश्चित पथ में होता है। इस पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यानी जब भी ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ये जो सूचना जाता है एक निश्चित पथ में होता है और जिस पथ से सूचनाएं जाती हैं उसे ही परिवर्ती चाप कहते हैं। इस चाप में निम्नलिखित घटक होते हैं जो आवेग के चालन में कार्य करते हैं यानी भाग लेते हैं। सबसे पहले रिसेप्टर, जैसे कि हम छुए तो क्या उंगली में क्या थी? त्वचा थी। तो रिसेप्टर कौन कौन है? त्वचा है, पेशियां हैं, अन्य अंग मौजूद है
जैसे बदबू आती है तो हम नाक बंद कर लेते हैं, जैसे अन्य हमारे रिसेप्टर हैं। दूसरा है सेंसरी पाथ। अब ग्राही अंगों द्वारा जो उद्दीपन दिया गया, त्वचा कहा कि गर्म है तो वो क्या किया, सेंसरी मार्ग में गया। उद्दीपनों के ग्रहण किए जाने के पश्चात ये उद्दीपनों का संचरण संवेदी न्यूरॉन में होता है जो संवेदना मार्ग का निर्माण करता है। फिर तीसरा क्या हुआ, नर्व सेंटर। नर्व सेंटर क्या करता है, संवेदना मार्ग से आए हुए संदेशों को प्राप्त कर यह उचित आदेश देने का कार्य करता है। यानी नर्व सेंटर में इंफॉर्मेशन की एनालिसिस होती है और वहीं से डिसाइड होता है कि अब आदेश क्या देना है। अब होता है प्रेरक मार्ग, मोटर पाथ। तंत्रिका केंद्र द्वारा आदेशों का संचारण न्यूरॉनों, मोटर न्यूरॉन द्वारा होता है, इसीलिए मोटर न्यूरॉन के द्वारा होता है तो मोटर पाथ कहा गया है। अब मोटर न्यूरॉन प्रेरक मार्ग का निर्माण करेगा। अब क्या करेगा ये मोटर न्यूरॉन, प्रेरक मार्ग का निर्माण यानी सूचना देने का कार्य करेगा। इसके बाद क्या हो गया, अभिवाही अंग, इफेक्टर। यानी प्रेरक मार्ग से होते हुए आदेश अभिवाही अंगों में पहुंचते हैं, जहां पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्राप्त आदेशों के अनुसार उचित अनुक्रिया होती है। यानी इफेक्टर से होता क्या है कि वो सूचना देता है और उसी के अनुसार जो है, जो अंग ग्रहण किया था उसके अनुसार फिर से ये कार्य करेगा। यानी अगर इसको उंगली को सूचना नहीं आएगी तो गरम तवे से यह हाथ नहीं हटाएगा। यानी एक सूचना गई और फिर दूसरी सूचना इसी उंगली तक लौट के आई। यानी जिस पाथ से सूचना गई उसी पाथ से सूचना नहीं लौटती है, सूचना दूसरे पाथ से लौट करके इस उंगली तक जाती है और कहती है कि तवा गर्म है, हाथ हटाओ। बच्चों इसी को हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए नीचे एक दिखाया गया है कि एक सॉसपेन में, एक बर्तन में गर्म पानी है, गर्म पानी में हम लोगों ने उंगली डाली है तो क्या हुआ, वो से ग्राही अंग हो गया। अब ये सूचना जो मसल्स में न्यूरॉन्स जो भरे पड़े हैं, जो संवेदी तंत्रिका कोशिका है, उस न्यूरॉन के माध्यम से देख रहे हैं कि हाथ के द्वारा होते हुए हमारी सूचना कहाँ तक गई, स्पाइनल कॉर्ड में गई। आप देख पा रहे हैं ना कि ये जो बीच में रेड कलर है वो स्पाइनल कॉर्ड है हमारा। तो ये सूचना मेडुला ऑब्लंगाटा के नीचे का जो पार्ट होता है, जो रीढ़ के हड्डी से होता हुआ हमारे शरीर के कमर तक जाता है, तो ये सूचना स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा नियंत्रित होता है। ये किस ब्रेन के द्वारा नियंत्रित नहीं हो रहा है। पश्च मस्तिष्क से निकलने वाले मेडुला के से जो स्पाइनल कॉर्ड नीचे तक जाता है, मेडुला के द्वारा ये कंट्रोल हो रहा है। तो ये आपको संवेदी तंत्रिका कोशिका के द्वारा आप क्या देख रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड में वो मैसेज दिया कि अंगुली गर्म पानी में है। अब वहाँ वो मैसेज का क्या देख रहे हैं आप कि एनालिसिस हुआ, प्रसारण हुआ तंत्रिका कोशिका में वहाँ, और वो रिसीव किया मैसेज का एनालिसिस हुआ, वो इफेक्टर को मैसेज दिया कि उंगली को कहो हटाने। तो ये प्रेरक तंत्रिका कोशिका के द्वारा, मोटर न्यूरॉन के द्वारा मसल्स में सूचना आई कि हाथ जल्दी हटाओ नहीं तो जल जाएगा। तो क्या हुआ कि हाथ के मसल्स क्या हुआ, मसल्स हमारे कैसे काम करते हैं, जब हम हाथ फैलाते हैं तो रिलैक्स होते हैं और जब मोड़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो उस तरीके से मसल्स हमारा मुड़ा और हमारा हाथ हट गया। इसे ही प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। बच्चों प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप दोनों का कभी कभी परिभाषा आता है और कभी कभी ये भी आता है कि प्रतिवर्ती चाप यानी कैसे क्रिया करता है उसको डायग्राम के द्वारा समझाएं। तो ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये प्रतिवर्ती क्रिया हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है। ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, हमारे ब्रेन के पार्ट स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा।
तो पश्च मस्तिष्क में आप लोगों ने देखा था एक पार्ट मेडुला, यानी मेडुला का जो निचला पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, वो पूरे शरीर से गर्दन के नीचे के पार्ट से जुड़ा रहता है। और मेडुला डिसाइड करता है, कहने का अभिप्राय यहाँ ये है कि मेडुला डिसाइड करता है कि कौन सा मैसेज ब्रेन तक देना है और कौन सा नहीं। जैसे क्लास टीचर डिसाइड करते हैं कि कौन सा मैसेज प्रिंसिपल तक पहुंचाना है और कौन सा खुद से क्लास में टैकल करना है, ठीक उसी तरह। तो ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, क्योंकि ब्रेन के पास तो बहुत सारे कार्य हैं, तो छोटी छोटी क्रियाएं स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि मेडुला कनेक्टिंग लिंक है ब्रेन और होल बॉडी के बीच। ये मैसेज कौन संचारित करना है कौन नहीं, ये वही डिसाइड करता है। तो बच्चों, मैं समझती हूँ कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है और प्रतिवर्ती चाप क्या है, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा कार्य है जिससे कई दुर्घटनाओं से इस प्रतिवर्ती क्रिया और चाप के कारण हम बचते हैं। हमारे पैर में कांटे नहीं चुभते हैं तो बहुत अंदर तक नहीं जाते हैं। हमारे शरीर जलने से कई बार बच जाते हैं। हम नींद में भी होते हैं तो उठ जाते हैं। सोचिए, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम होता है। हम लोग तो इतना देर पढ़े कि ऐसे जाता आता है, पर क्या है कि जैसे ही कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम होता है। आप स्वयं सोचिए कि हाथ हम रखते नहीं है कि हाथ हटा लेते हैं, तो सेकंड के पार्ट में ये काम होता है। बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, हम लोगों को पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है। अब अगले भाग को देखते हैं, जंतुओं में हार्मोन। बच्चों, हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? तंत्रिका तंत्र मनुष्य में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। अब एक और तंत्र को देखते हैं जो जीवों में मौजूद रहता है, रासायनिक तंत्र, जो कि हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। हार्मोन के बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग पहले ही ले चुके हैं और हम लोग समझ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि जंतुओं में हार्मोन क्या होता है, कैसे निकलता है। जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन द्वारा होता है। ये हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं और रक्त के साथ मिलकर शरीर के उस अंग तक पहुंचते हैं जहां इन्हें कार्य करना होता है। बच्चों, अब हार्मोन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। हार्मोन के बारे में कभी कभी डेफिनेशन लिखना आता है। हार्मोन ये वो रसायन हैं जो तंतुओं की हार्मोन वे रसायन हैं जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं। यानी नियंत्रण एवं समन्वय में हार्मोन का एक बहुत बड़ा रोल है। अंतःस्रावी ग्रंथि, वे वो ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं और इसे हार्मोन कहते हैं। हार्मोन की विशेषताएं क्या हैं बच्चों? ये विशिष्ट रासायनिक संदेशवाहक हैं। ये विशिष्ट रासायनिक संदेशवाहक हैं। ये संदेश पहुंचाने का काम है, ये मैसेंजर का कार्य करते हैं। इनका स्रावन अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। ये सीधे ही रक्त से मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। ये विशेष ऊतक या अंग पर क्रिया करते हैं जिसे लक्ष्य अंग कहते हैं। बच्चों, तो हार्मोन के बारे में आप लोगों ने समझ लिया। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब देखते हैं कि मनुष्यों में कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। क्या नर में, क्योंकि मनुष्य क्या है, मेल है और फीमेल है दोनों, तो क्या दोनों में एक ही तरह के हार्मोन स्रावित होते हैं या कुछ दोनों में स्रावित होते हैं और कुछ दोनों में अलग? ये अगले बिंदु में हम लोग देखेंगे, अगले स्लाइड में। बच्चों, यहाँ डायग्राम आप लोग देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे मेल का भी डायग्राम है और क्या आप देख रहे हैं, फीमेल का भी डायग्राम है। चलते हैं हम लोग ब्रेन में देखते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग ब्रेन में देखे थे कि पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस था। तो हाइपोथैलेमस में बच्चों हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि पीनियल ग्लैंड होता है।
जो कि पीनियल ग्लैंड हार्मोन का स्राव करता है। ब्रेन में एक और ग्लैंड है जिसको कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, और यह मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। मैक्सिमम जो है ग्लैंड वो दोनों में पाए जाते हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके। आगे बढ़ते हैं बच्चों, गर्दन के पास थाइमस होता है और वहीं आपको थायराइड ग्लैंड मिलता है, थायराइड ग्लैंड होता है ट्राकिया के पास, जो कि थायरॉक्सिन, आगे हम लोग एंजाइम के हार्मोन के बारे में भी पढ़ेंगे। बच्चों, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसे कि एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था एक ग्लैंड पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज से बच्चों इंसुलिन रिलीज होता है। और यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि बच्चों सिर्फ पैंक्रियाज एक ग्लैंड है जो इंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। कभी कभी ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि एक ग्लैंड का नाम बताइए जो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों है। अब यहाँ से मेल में एक वृषण होता है जिसको कि टेस्टिस कहते हैं, जो कि मेल में स्पर्म के रिलीज के लिए उत्तरदायी होता है, और जो हार्मोन रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन। साथ साथ मेल में जब आप किशोरावस्था में बढ़ते हैं, यानी कि बाल्यावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ते हैं, तो बीच के भाग को क्या कहते हैं, किशोरावस्था में। उस समय में यह मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है उसको डेवलप करने में ये हेल्प करता है। उसी तरह महिलाओं में ओवेरीज होता है, अंडाशय होता है, और यहाँ एस्ट्रोजेन स्रावित करता है। और महिलाओं में जो किशोरावस्था के लक्षण है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने में मदद करता है। बच्चों, ये हम लोगों ने हमारे शरीर में कौन कौन से ग्लैंड हार्मोन रिलीज करते हैं वो हम लोगों ने देखा। कुछ ग्लैंड के नाम आपको याद हुए, बता सकते हैं क्या? चलिए बताइए। चलिए मैं ही बता देती हूँ आप लोगों को, एक बार फिर से रिकॉल कराती हूँ। पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी। इतने ग्लैंड के द्वारा हार्मोन हमारे बॉडी में सिक्रीट होते हैं। अब चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स और उसके कार्यों को देखते हैं। पहला जैसे हम लोग देख रहे हैं थायरॉक्सिन। यह हार्मोन थायराइड द्वारा स्रावित होता है। थायराइड गर्दन, गले के क्षेत्र में स्थित होता है। यह कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के चयापचय, इसको उपापचय भी कहते हैं, अंग्रेजी में मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं चयापचय को। तो यह कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के चयापचय को नियंत्रित करता है, यानी हमारे मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है। दूसरा है वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। यह पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। बच्चों, आपको जानना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्लैंड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड है जो अन्य इंडोक्राइन ग्लैंड जैसे कि थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियाज को, टेस्टिस को, यानी अन्य सारे इंडोक्राइन ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है। यानी वो कब कितना, जैसे थायराइड ग्लैंड कितना थायरॉक्सिन रिलीज करेगा, ये डिसाइड कौन करेगा? तो ये डिसाइड करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड। टेस्टिस कितना टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा, ये डिसाइड करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड। इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यह ग्रंथि मध्य मस्तिष्क में स्थित होता है, जो हम लोग ब्रेन के डायग्राम में देखे भी थे। यह वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यह हमारे ग्रोथ को नियंत्रित करता है। बच्चों, यहाँ इसमें थोड़ा मैं बोलना चाहूँगी कि ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर में कम या ज़्यादा रिलीज होता है तो दोनों नुकसानदायक है। अब यही देखिए ग्रोथ हार्मोन को, अगर हमारे शरीर में ये ज़्यादा स्रावित होगा
तो हम लोग बहुत लंबे हो जाएंगे, जिसको एक बीमारी के नाम से जानते हैं और कहते हैं गिग्नेटिज्म। और जब कम रिलीज होगा तो क्या होगा, आदमी बहुत छोटा हो जाएगा, जिससे कि बौनापन कहते हैं। तो ये अंतर है कि या तो आदमी ज़्यादा रिलीज होगा तो लंबा हो जाएगा और बहुत कम रिलीज होगा तो बौना आदमी हो जाएगा। चलिए अगले हार्मोन को देखते हैं, एड्रीनलिन। एड्रीनलिन यह हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। अधिवृक्क ग्रंथि दोनों किडनी के ऊपर स्थित होता है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ रहता है, दोनों किडनी के ऊपर स्थित रहता है। यह रक्तचाप, दिल की धड़कन, कार्बोहाइड्रेट के आपातकाल के दौरान, कार्बोहाइड्रेट का ऐसे कौन करता है, थायरॉक्सिन करता है, इसीलिए देखिए दिया हुआ कि आपातकाल के दौरान को नियंत्रित करता है। बच्चों यहाँ जैसे दिल की धड़कन हमारी कब बढ़ती है, रक्तचाप कब बढ़ता है, जब हम गुस्से में होते हैं। यानी ये एड्रिनल ग्लैंड हमारे एंगर को कंट्रोल करता है। यानी एड्रिनलिन अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारे बॉडी में, इसका लेवल हाई हो जाएगा तो हम ज़्यादा गुस्सा करेंगे, गुस्सा करने लगते हैं। यानी जब जब हमारे शरीर, हम गुस्सा करते हैं, एक्साइटेड होके बोलते हैं, एक्साइटमेंट में कोई कार्य करे तो हमारे दिल की धड़कन भी बढ़ती है। उस समय क्या है, हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, तो उसको ये एड्रिनलिन कंट्रोल करता है। तो इसका स्तर भी मेंटेन रहना कितना ज़रूरी है। अगर इस हार्मोन का स्तर ज़्यादा रहेगा, हम लोग हर समय गुस्से में ही रहेंगे। समझ रहे हैं ना कि निश्चित मात्रा में होना हार्मोन का कितना आवश्यक है। अब देखते हैं अगले हार्मोन को, इंसुलिन। यह हार्मोन अग्नाशय द्वारा यानी पैंक्रियाज द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय पेट के नीचे स्थित होता है। यह रक्त शर्करा के स्तर को कम और नियंत्रित करता है। यानी हमारे ब्लड शुगर के लेवल को यह नियंत्रित करता है। यानी ब्लड शुगर का लेवल हमारे बॉडी में बढ़ जाएगा तो इंसुलिन स्रावित होगा उसको तोड़ने के लिए, और जैसे ही ब्लड शुगर लेवल कम होगा तो फिर इंसुलिन का उत्पादन शरीर में रुक जाएगा। अब अगले को देखते हैं, सेक्स हार्मोन 5वां है। उसमें पुरुषों में क्या है, मेल में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, उत्पन्न होता है। यह हार्मोन वृषण द्वारा यानी टेस्टिस द्वारा स्रावित होता है और वृषण जननांग क्षेत्र में स्थित होता है। इसके परिवर्तन यौन परिपक्वता से जुड़े हैं। पहले ही मैंने आपको बताया था कि किशोरावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं पुरुषों में, उसके लिए ये हार्मोन उत्तरदायी होता है। अगर ये हार्मोन ना रहे तो जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन नहीं हो पाएंगे। उसी तरह महिलाओं में ओवरी में एस्ट्रोजेन स्रावित होता है, जो अगले हार्मोन में हम लोग देखेंगे। यह हार्मोन अंडाशय द्वारा स्रावित होता है और अंडाशय कहाँ रहता है, ये भी हमारे अंडाशय निचले पेट के क्षेत्र में स्थित होता है। इसके कारण क्या होता है, यौन परिपक्वता आती है। वही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर महिलाओं में आपको जो भी हैं वो इससे विकसित होते हैं। तो पुरुषों में और महिलाओं में इस तरह से दोनों में अलग अलग सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं, और ये दोनों हार्मोन जो है पुरुषों और महिलाओं में अलग है। बाकी सारे हार्मोन और ग्लैंड जो है दोनों में समान रहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों जंतुओं में कैसे केमिकल और हार्मोनल कंट्रोल होते हैं इसको हम लोगों ने देखा। तो 2 तरीके से, यानी हमारा पूरा बॉडी जो ऑटो रेगुलेटेड सेल्फ रेगुलेटेड है, कैसे कंट्रोल रहता है, यानी 2 तरीके से मैसेज जाता है, 2 तरीके से उसको नियंत्रित किया जाता है, तब हमारे ऑर्गन बिना रुके बिना थके हर समय कार्य करता है, क्योंकि वहाँ अरेंजमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। बच्चों हम लोगों ने जैसे देखा कि थायरॉक्सिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन था, लेकिन थायरॉक्सिन का जो मेन कंपोनेंट है वह है आयोडीन। जैसे ब्लड का मेन कंपोनेंट क्या है, आयरन, उसी तरह इसका मेन कंपोनेंट है आयोडीन। तो अगर आयोडीन की हमारे शरीर में कमी होगी तो थायरॉक्सिन भी प्रभावित होगा, उसका रिलीज प्रभावित होगा,
और उससे एक रोग होता है जिसको कि घेघा रोग या गॉइटर कहते हैं। तो चलिए कुछ हार्मोनों के कमी या ज़्यादा से क्या परेशानी होती है उसको देखते हैं अगली स्लाइड में। आयोडीन युक्त नमक आवश्यक है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है जिससे शरीर की संतुलित वृद्धि हो सके। यह अवटु ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है जिसे गॉइटर या घेघा रोग कहते हैं। तो कभी कभी 2 नंबर के प्रश्न में आता भी है कि आयोडीन युक्त नमक की क्यों हमें आवश्यकता होती है, तो वहाँ यही आंसर बच्चों आपको लिखना पड़ेगा। अब मधुमेह के रोगी के लिए क्या होता है, क्यों इंसुलिन वो लेते हैं, तो इसके बारे में भी जानते हैं। इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, यानी शुगर का लेवल बढ़ जाता है। मधुमेह यानी डायबिटीज होने के कारण क्या है, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। यानी अग्नाशय ग्रंथि द्वारा जितना इंसुलिन निकलना चाहिए उतना नहीं निकलता है, और इंसुलिन जो है क्या करता है, शर्करा को तोड़ करके एनर्जी देता है। CO2 और H2O में पढ़ता है, हम लोग श्वसन में पढ़ चुके हैं। लेकिन श्वसन में तोड़ने उस कार्य को करने के लिए कौन बाध्य करता है, तो यही इंसुलिन करता है। ये इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। मधुमेह का निदान क्या है कि या तो खाने को कंट्रोल करें और नहीं तो फिर इंसुलिन के हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। पुनर्भरण क्रिया विधि देखिए कैसे ये कार्य करता है। हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। पुनर्भरण क्रियाविधि यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में सही समय पर स्रावित हो। पुनर्भरण क्रियाविधि है कि यह कब कितनी मात्रा में स्रावित होना है और कब इसको स्रावित नहीं होना है, ये पुनर्भरण क्रियाविधि है। उदाहरण के लिए जैसे अभी हम लोगों ने देखा था रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि, कि जब रक्त में शर्करा बढ़ जाता है तो अग्नाशय क्या है, इंसुलिन को स्रावित करता है, और जैसे ही शर्करा का लेवल एक निश्चित मात्रा तक आ जाता है तो तुरंत मैसेज आता है कि अब इंसुलिन का स्रावन मत करो, तो पैंक्रियाज जो है इंसुलिन को निकालना बंद कर देता है। तो इस तरह से फीडबैक कह सकते हैं, बार बार फीडबैक जाता रहता है कि अभी लेवल ऊंचा है, अभी लेवल कम है, अभी लेवल ऊंचा है, अभी लेवल कम है। उसके अनुसार से हार्मोन सिक्रीट होते रहते। उसी तरह थायरॉक्सिन के लिए भी है, उसी तरह अन्य के लिए भी इस तरीके से यह कार्य करता है, जिसे कि पुनर्भरण विधि कहते हैं। अब चलिए इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को भी देखते हैं। तो आते हैं, सबसे पहले देखते हैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन है इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी एस्ट्रोजेन, डी साइटोकाइनिन। सोच के रखिए आप, तब तक दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ए द्रुमिका, बी सिनैप्स, सी एक्सॉन, डी आवेग। अभी हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, याद करिए। तीसरा, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, बी हृदय स्पंदन के लिए, सी शरीर संतुलन बनाने के लिए, और डी उपरोक्त सभी। बच्चों चलते हैं और देखते हैं इसके सही आंसर क्या है। अगर आपको सही याद होगा तो मिलाइए उससे। पहला का उत्तर क्या है? साइटोकाइनिन, क्योंकि इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजेन ये जीवों के हार्मोन है, मनुष्यों के हार्मोन है। दूसरा का देखते हैं सही उत्तर क्या है? सिनाप्स। अभी बताया कि दो तंत्रों के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनाप्स कहते हैं। और मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? तो सोचने के लिए, यानी हृदय स्पंदन के लिए, शरीर संतुलन के लिए। अभी हम लोगों ने मस्तिष्क के कार्य को पढ़ा था, तो समझे उपरोक्त तीनों जो है उन सब के लिए हमारा मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो ये हो गया बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब बच्चों कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं।
जिसके जवाब हम लोग ऑलरेडी पढ़ने में हम लोग देख चुके हैं और इसके जवाब बहुत आसान है, आप स्वयं भी दे सकते हैं। हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? तो ग्राही का क्या कार्य है? बाहरी वातावरण से संपर्क बनाए रखने का, सूचना, बाहरी वातावरण से संपर्क बनाने का क्या है? सूचना देने का कार्य शरीर को करता है। ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहाँ ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हो, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? ग्राही अगर सही कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा? हम गर्म चीज पे हाथ रखेंगे और ग्राही कार्य नहीं करेगा तो स्पाइनल कॉर्ड तक सूचना नहीं जाएगी कि तवा गर्म है, तो हम हाथ नहीं हटाएंगे और हमारा हाथ जल जाएगा। ये कब होता है? जब आप देखते हैं कि लकवा मारता है लोगों को, उसमें यही तो होता है कि सूचनाएं सही तरीके से आती और जाती नहीं है, तो उसमें उनके शरीर में सुई चुभ जाती है, तो उनमें कोई संवेदना नहीं होती है। देखते हैं अगले प्रश्न को। एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। न्यूरॉन का डायग्राम अभी हम लोगों ने दिखाया था बच्चों, तो न्यूरॉन का डायग्राम बनाइए और इसका कार्य क्या हुआ कि यह सूचनाओं को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है और इस तरीके से पूरे शरीर में न्यूरॉन का जाल है और शरीर से हेड से लेके टो तक पूरे तक ये शरीर को सूचनाओं को, संवेदनाओं को पहुंचाने का कार्य करता है। पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है? तो पादप में प्रकाशानुवर्तन कैसे होता है? बच्चों, पादप में प्रकाशानुवर्तन ऑक्सीन के कारण होता है। हम लोग हार्मोन के कार्य में पढ़े थे, उसमें होता क्या है कि तने जो हैं वो प्रकाश की ओर सेंसिटिव होते हैं। तो ऑक्सीन होता क्या है कि छाया वाले की तरफ ऑक्सीन का जमाव हो जाता है और उधर की कोशिका तेजी से विकास होती है और इस कारण क्या है कि तना जो है प्रकाश की ओर मुड़ने में सहायक होती है। अगला प्रश्न है, मेरु रज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? मेरु रज्जु कह रहा है कि आघात में किन संकेतों के आने में, मेरु रज्जु क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर आघात लगता है तो किन आने में व्यवधान क्या होगा कि मेरु रज्जु से सूचनाएं स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई मेडुला तक जाएंगी और मेडुला फिर ब्रेन तक पहुंचाएगा। यानी अगर आने में अगर व्यवधान होता है, मेरु रज्जु अगर हमारा डैमेज हो जाता है, तो हमें जो इफेक्टिव जो होता है, जो मोटर पाथ काम करता है, अगर मेरु रज्जु में आघात हो गया, डैमेज हो गया, तो इफेक्टर पाथ हमारा काम नहीं करेगा और फिर बच्चों यहाँ वही होगा कि सुई चुभेगा तो हमें सेंसेशन नहीं होगा और हम हाथ नहीं हटाएंगे। नेक्स्ट, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? पादप में रासायनिक समन्वय वृद्धि के द्वारा होता है। विभिन्न तरह की वृद्धियाँ होती हैं और इससे रासायनिक, जैसे लंबाई में वृद्धि, कोशिका में वृद्धि, कोशिका में डिवीजन, फलों का पकना, पत्तों का झड़ना, इन सब को मिलाकर के रासायनिक वृद्धि विभिन्न हार्मोनों के द्वारा पादप में होती है। एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय जो है वो कार्य करता है कि पूरा शरीर जो ऑटो रेगुलेटेड है, सेल्फ रेगुलेटेड कार्य कर पाता है, वो नियंत्रण एवं समन्वय के कारण। अगर यह नियंत्रण एवं समन्वय बाधित हो तो कोई भी जीव सही तरीके से कार्य नहीं कर सकता है। वह जीवित तो रहेगा, पर अगर ये तंत्र विकसित नहीं होगा, हार्मोन स्रावित नहीं होंगे, तो वो व्यक्ति सही तरीके से कार्य नहीं करेगा। ऐसे कई व्यक्तियों को हम लोग आसपास आए दिन देखते हैं कि जिनमें इनका विकास सही नहीं है, वो मंद बुद्धि के हैं या उम्र बढ़ती जा रही है पर वो सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं। उसका रीज़न क्या है? यही नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र का सही तरीके से शरीर में विकास नहीं होना। तो बच्चों, ऐसे कुछ वस्तुनिष्ठ और कुछ प्रश्नों को हमने देखा। ऐसे बहुत सारे डायग्रामेटिक प्रश्न आपके किताब में हैं, जैसे ब्रेन का डायग्राम,
परिवर्ती चाप का डायग्राम, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म से रिलेटेड डायग्राम, ऐसे डायग्राम के अभ्यास, जितने भी डायग्राम है सबके अभ्यास करते रहिए और इस पाठ को वो समझने में ज़्यादा मदद करेंगे। इतने अभ्यासों से आपको एक अभ्यास की मैंने सिर्फ आदत बनाई है, बाकी ऐसे प्रश्नों के और अभ्यास कीजिए और जो कि आपको इस चैप्टर को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।